सो हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सौरभ एंड मैं थर्ड ईयर एमबीबी स्टूडेंट। तो यार ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि मैं इसमें बात करने वाले हैं कि इस लास्ट के एक महीने में जो एक महीने से कमी बचा हुआ है, इस लास्ट के टाइम में तुम्हें कैसे अपने मॉक टेस्ट में मार्क्स को इंप्रूव करना है एंड ऑल्सो रिविजन कैसे करना है और अपने आप को नीट के हिसाब से कैसे तैयार करना है। तो इस वीडियो में हम इन सब टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं। कितनी फ्रीक्वेंसी से टेस्ट देने चाहिए, कितने टेस्ट देने चाहिए हर दिन, लाइक हर हफ्ते या इस पूरे टाइम में कितने टेस्ट देने चाहिए, ऑफलाइन टेस्ट देने चाहिए, ऑनलाइन टेस्ट देने चाहिए, इन सब चीज़ों पर बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना एंड इस वीडियो को अभी स्टार्ट कर। देखो पहला पॉइंट आता है कि मैं किस फ्रीक्वेंसी से टेस्ट देने चाहिए। देखो अगर तुम्हारे मार्क्स हम इसमें दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, जिनकी 400 to 450 मार्क्स आ रहे हैं, 400 की रेंज में मार्क्स आ रहे हैं एंड दूसरे जिनके मार्क्स 650 के आसपास आ रहे हैं। देखो देयर इज अ सब्सटेंशियल डिफरेंस कि तुम्हें क्या रिक्वायरमेंट्स है, कितने तुम्हें टेस्ट देने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जिनके 400 to 450 मार्क्स आ रहे हैं, 400 की रेंज में मार्क्स आ रहे हैं, तुम्हारा कहीं ना कहीं सिलेबस कंप्लीट नहीं है यार एंड तुम्हारा कहीं ना कहीं रिविजन कंप्लीट नहीं है, तो तुम्हें उसको कंप्लीट करने पर ध्यान देना है। एंड ऑल्सो तुम जितने टेस्ट दोगे यू हैव टू फर्स्ट डू योर रिविजन फर्स्ट, कि रिविजन पहले कर लो एंड उसके बाद यू कैन गिव टेस्ट मोर रेगुलरली। द फ्रीक्वेंसी दैट यू शुड गिव टेस्ट, वो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी जो होनी चाहिए वो हफ्ते में 2 टेस्ट मिनिमम होने ही चाहिए। ये नहीं कि तुम टेस्ट देना ही छोड़ दो, ये भी नहीं करना। रही बात जिनकी 650 प्लस आ रहे हैं, तुम्हारा सिलेबस पूरा कंप्लीट है ही, तुम्हारा रिविजन भी कंप्लीट है, लेकिन बस तुम्हारी सिली मिस्टेक्स हो रही है टेस्ट में, या तुम्हारा कहीं टेस्ट अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी इज वेरी डिफरेंट एंड उसको तुम्हें चेंज करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो ये दोनों डिफरेंस आते हैं एंड तुम्हारी जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए 650 प्लस वालों की टेस्ट देने की, वो ऑलमोस्ट हर दिन या ऑल्टरनेट डेज पर होनी चाहिए। अब देखो हम टेस्ट तो देते हैं, लेकिन उसके बाद हमें उसे एनालाइज भी करना होता है। हमें ये देखना होता है कि हमने कहाँ गलती की या कहाँ गलती नहीं की एंड हमने वो गलती क्यों की, जो पेपर में हमारे क्वेश्चंस गलत हुए हैं वो आखिर गलत क्यों हैं। बाकी इसको हम डिटेल्ड वे में और समझेंगे थोड़ा आगे जाकर वीडियो में, लेकिन इस बात को तुम्हें ध्यान में रखना ही पड़ेगा कि तुम अगर टेस्ट दे के आ रहे हो तो उसका एनालिसिस करना काफी इंपॉर्टेंट है। उसको एनालाइज करना इज लाइक द टॉप प्रायोरिटी आफ्टर दैट। देखो अब एक और सवाल आता है कि भैया हम ऑनलाइन टेस्ट दें ऑफलाइन टेस्ट दें। देखो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर तुम्हें ऑनलाइन टेस्ट देकर कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी तुम्हें ऑफलाइन टेस्ट देने ही पड़ेंगे, पेन एंड पेपर फॉर्मेट में तुम्हें टेस्ट देने ही पड़ेंगे, जहां पर तुम खुद से ओएमआर फिल कर रहे हो एंड प्रॉपर नीट का फील लेकर तुम पेपर सॉल्व कर रहे हो। अब सवाल ये आता है कि भैया मॉक पेपर कौन से दें। तो अगर तुम अच्छे मॉक पेपर्स के लिए एडुकार्ड की नीट अभ्यास मॉक पेपर की बुक ले सकते हो। इसमें तुम्हें टोटल 20 मॉक टेस्ट मिलते हैं, 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट एंड 10 यूनिट वाइज मॉक टेस्ट। एंड पिछले साल अभ्यास बुकलेट से नीट में 40% से ज्यादा क्वेश्चंस आए थे। इसके साथ ही तुम्हें ऑफिशियल ओएमआर शीट्स भी मिलेंगी ताकि तुम अच्छी तरह बबलिंग की प्रैक्टिस कर सको एंड इसके साथ तुम्हें आंसर कीज भी पूरी मिलेंगी। एंड ये बुकलेट वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस नीट एजुकेटर सी पहुजा मैम ने प्रिपेयर किए, तो तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और हाँ एक फैक्ट बता दूं कि पिछले साल जिन बच्चों ने अभ्यास बुकलेट का यूज किया था उनकी रैंक 30% से इंप्रूव हुई थी इन द लास्ट मंथ। तो अभी जाकर इसे परचेज करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अब हमने ये तो बात कर ली कि हमें कितने मॉक टेस्ट देने एंड ऑफलाइन या ऑनलाइन कौन से मॉक टेस्ट देने। तो अब हम बात करते हैं कि तुम्हारा कैसा एग्जाम एनवायरमेंट होना चाहिए जब तुम घर पे टेस्ट दे रहे हो। देखो एक सिंपल सी बात है, तुम्हारे नीट के एग्जाम में कोई कंफर्टेबल वाली चीज होगी ही नहीं, ना एसी होगा, हो सकता है पंखे भी चले या ना चले, क्योंकि मेरे एग्जाम के टाइम पर 1.5 घंटा लाइट चली गई थी। तो विदाउट एनी कोई वेंटिलेशन सा नहीं था, ओनली नेचुरल हवा थी, कोई पंखे नहीं चल रहे थे। तो कहीं ना कहीं तुम्हें घर पे बैठकर एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा जहां पर तुम्हारे पंखे ना चल रहे हो एंड ऑल्सो सिर्फ लाइट ही चल रही हो एंड बस तुम अपना पेपर तब कर रहे हो। एंड ऑनेस्टली टेलिंग ऐसा एनवायरनमेंट मैक्सिमम नीट के सेंटर्स में होता है, क्योंकि सारे गवर्नमेंट स्कूल्स ही होते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा एनवायरनमेंट तुम्हें मिलेगा। तो जब भी तुम घर पे बैठो एकदम एकांत एनवायरनमेंट में बैठो एंड अपने आप से फुल ऑनेस्टी के साथ एक टाइम लिमिट लगाओ। हमारे टाइम पे 3 घंटे 20 मिनट का होता था, लेकिन तुम्हारे टाइम ही 3 घंटे का होने वाला है। लेकिन जब भी तुम टाइमर लगा के बैठो तो ट्राई करो अपने पेपर को कम से कम 15 मिनट पहले कंप्लीट करने का, कम से कम 15-20 मिनट पहले कंप्लीट करने का, क्योंकि यार तुम्हारा जो टाइम है वो इन्विजिलेटर जो होगा वो लेने वाला है, क्योंकि वो बीच बीच में तुम्हारे कुछ फिलिंग करवाने आएगा, लाइक नॉट ओएमआर, लाइक जो और होता है ना, और कुछ फिलिंग एडमिट कार्ड वगैरह का फिलिंग होता है, वो सब करवाने आएगा बीच बीच में एंड उसकी वजह से तुम्हारा टाइम भी जाएगा एंड कहीं ना कहीं स्ट्रेस की वजह से हमें और टाइम लग जाता है चीज़ों को करने में। तो ट्राई करो टू बी ऑन अ सेफर साइड, तुम्हारा एग्जाम 2.5 घंटे के अंदर अंदर खत्म हो जाए एंड तुम ओएमआर भी उस टाइम में भर लो एंड आराम से फिर तुम रिवाइज कर सकते हो। अब एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पर हम बात करने वाले वो हुआ तुम्हारा स्लीप शेड्यूल, क्योंकि तुम्हारा स्लीप शेड्यूल कहीं ना कहीं ये डिसाइड करेगा कि तुम सबसे एक्टिव किस पॉइंट ऑफ टाइम पर हो। अगर तुम्हारा स्लीप शेड्यूल ऐसा है कि तुम 2 से 5 वाले टाइम पर तुम काफ़ी लेजी हो या काफ़ी लेथार्जिक हो, तो ट्राई करो यार अपने स्लीप शेड्यूल को ठीक करो। ट्राई करो तुम रात को ऑलमोस्ट 3 बजे के आसपास 2-3 बजे सो जाओ एंड सुबह 10 बजे के आसपास उठ जाओ एंड उस पॉइंट ऑफ टाइम पर जो 2 से 5 वाला टाइम होने वाला है उस टाइम पर तुम सबसे एक्टिव हो, क्योंकि अगर तुम उस पॉइंट ऑफ टाइम पर एक्टिव नहीं होगे तो कहीं ना कहीं तुम्हारे मार्क्स ही कम आएंगे, तुम सिली मिस्टेक्स कर दोगे या कोई ऐसी मिस्टेक कर दोगे जो बाद में रिग्रेट करोगे। तो इस बात का ध्यान रखो कि तुम जब भी अपना स्लीप शेड्यूल अरेंज कर रहे हो
ट्राई टू फिक्स इट इन अ मैनर कि तुम 2 से 5 वाले टाइम में सबसे एक्टिव हो। एंड उस टाइम पर यार सोना बंद कर दो। अब से जो दोपहर में सो रहा है, एक तो सोना बंद कर दो, क्योंकि अगर तुम सोने की आदत डाल लोगे तो तुम्हें उस टाइम पर भी नींद आने वाली, नो मैटर व्हाट। अब बात करते हैं एक और चीज़ पर, वो होगी OMR फिलिंग। देखो OMR फिलिंग लोग लाइटली ले लेते हैं, लोग सोचते हैं कि OMR फिलिंग हो जाएगी, OMR क्वेश्चन करिए तो OMR फिलिंग क्या ही है। लेकिन ऑनेस्टली टेलिंग OMR फिलिंग सबसे क्रूशियल स्टेप है। अगर तुमने पूरा पेपर सही कर दिया लेकिन एंड ऑफ OMR फिलिंग के टाइम पर तुम्हारे कुछ बबल्स गलत हो गए, तो कहीं ना कहीं हो सकता है तुम्हारे और भी बबल्स गलत हो जाए, बार बार गलत हो जाए। एंड फिर वो जो डिस्करेजमेंट होता है, जो डिमोटिवेशन आता है, वो अलग लेवल का आता है। तो ये वाली अगर तुम मिस्टेक को अवॉइड कर दोगे तो तुम अपने काफ़ी मार्क्स सेव कर लोगे। मेरे साथ भी कुछ बबलिंग मिस्टेक्स हुई थी, 2 बबलिंग मिस्टेक हुई थी मेरी, एंड स्टिल आई रिग्रेटेड इट। तो ये ट्राई करना है कि जब भी तुम अपने घर पे मॉक टेस्ट दे रहे हो तो बबलिंग की प्रैक्टिस तुम्हें OMR पर करनी ही करनी है। एंड जब एग्जाम के सेंटर पे तुम जाकर बबल करोगे तो इट इज़ माई पर्सनल एडवाइस कि तुम एंड में बबल मत करना, एंड में सारे बबल करने मत लग जाना। जब तुम क्वेश्चन सॉल्व किया एंड यू आर श्योर कि इसका आंसर ये, तो एक हल्का सा सर्कल कर दो, बहुत हल्का सा, लेकिन डॉट ही मार दो सही ऑप्शन पर जो OMR में है। और फिर तुम बाद में जब वापस आओगे उस क्वेश्चन पर, तो अगर तुम्हें पता है कि मेरा आंसर वही है तो उसको पूरा फिल कर दो, या फिर अगर तुम्हारा कुछ और आंसर हुआ तो दूसरा ऑप्शन फिल कर देना, एंड पहला वाला नल एंड वर्ड हो जाएगा, उसका कोई कुछ मैटर नहीं करेगा। तो तुम्हें ये चीज़ ध्यान में रखनी है। एक पर्सनल स्ट्रैटेजी है, एक पर्सनल टिप है जो मैं शेयर कर रहा हूँ, एंड काफ़ी लोग नहीं करते हैं, लेकिन दिस इज अ पर्सनल टिप आई एम शेयरिंग। क्योंकि अगर तुम एंड में भरोगे ना पूरी OMR को, तो कहीं ना कहीं तुम्हारा जो पेपर है वो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हो सकता है गलत हो। अगर एक भी बबल ऊपर नीचे हो गया तो हो सकता है तुम्हारी पूरी OMR गलत फिल हो जाए, एंड वो पूरा एक डिप्रेशन सा आ जाता है। एंड एक भी बबल ऊपर नीचे होता है तो बहुत ही बुरा लगता है, आई एम टेलिंग यू। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि तुम साथ साथ एक छोटा सा डॉट मारते हुए चलो उस चीज़ों पर, उन बबल्स पर, एंड उसके बाद आगे बढ़ो। एंड जब दूसरा रिवीजन करने आओ तो तुम बबल्स को पूरा भर दो या फिर अपना ऑप्शन चेंज कर दो, जो भी तुम्हारा सही आंसर है। अब हम OMR की बात करें तो एक और चीज़ की बात करते हैं, वो होता है रफ वर्क। अब हमें आदत होती है कि हम खुला जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आराम से खुला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेकिन एक चीज़ जो काफ़ी डिफरेंट होगी नीट के एग्जाम में, वो होगा कि तुम्हारे पास रफ वर्क का बहुत कम एरिया होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल यू आर डूइंग पहले क्वेश्चन का तुम रफ वर्क कर रहे हो एंड तुमने बहुत बड़ा रफ वर्क कर दिया, बाकी क्वेश्चंस के लिए तुम्हारे पास रफ वर्क की जगह नहीं बचेगी। तो अभी से ही ट्राई करो कि जब भी तुम मॉक टेस्ट करो तो उस बुकलेट में ही, जो भी तुम्हारी बुकलेट होगी उसमें एक छोटी जगह ऑक्यूपाई करो फॉर द रफ वर्क, ताकि तुम सारे जो उस पेज पर क्वेश्चंस है उन सबका रफ वर्क उसी पेज में कर पाओ, एंड मिनिमल तुम्हें बार बार पेज पलटने पड़े। तो इस चीज़ का भी तुम्हें ध्यान में रखना है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पर कि भैया हम रिवीजन कैसे करें। देखो रिवीजन इस पॉइंट ऑफ टाइम पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। रिवीजन और टेस्ट देना आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स राइट नाउ। टेस्ट दो रिवीजन करो, टेस्ट दो रिवीजन करो, ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अगर तुम्हारा रिवीजन ही कंप्लीट नहीं है तो टेस्ट इस काइंड ऑफ फ्यूटाइल। अगर तुम टेस्ट दे रहे हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम करो, लेकिन रिवीजन पूरा कंप्लीट करके फिर टेस्ट देना। अगर तुम बिना रिवीजन टेस्ट दोगे तो कहीं ना कहीं थोड़ी डिमोटिवेशन आएगी, लेकिन ये भी नहीं करना कि तुम टेस्ट ना दो। अब देखो रिवीजन करने का एक सिंपल सा फंडा है। जब भी तुम फिजिक्स रिवाइज कर रहे हो, ये मैं शुरू से बोलता आया हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, तुम्हारी फॉर्मुला शीट्स होंगी, कहीं ना कहीं तुमने फॉर्मुला लिखे होंगे, तो सिर्फ उन फॉर्मुला को बार बार देखो एंड उनको रिवाइज करो। एंड आई एम टेलिंग यू, जितना तुम बार बार रिवाइज करोगे उस चीज़ को, अगर तुम्हें 1 घंटा लग रहा है फिजिक्स को करने में, तुम्हें अगली बार करोगे तो 45 मिनट्स लगेंगे, अगली बार करोगे 40 मिनट्स लगेंगे। एंड ऐसे करते करते तुम्हारा रिवीजन टाइम कम होता जाएगा एंड तुम उतनी एफिशिएंसी से काम कर पाओगे। रही बात केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री के लिए, फिजिकल के लिए सेम एज फिजिक्स। ऑर्गेनिक के लिए मैंने पहले भी बोल रखा है कि शॉर्ट नोट्स बनाने, यू हैव टू मेक शॉर्ट नोट्स, एंड अपने जो नेम्ड रिएक्शंस हैं उन्हें याद करके रखो, वो क्या उनकी ऑर्थो मेटा पैरा पोजिशन पे क्या इफेक्ट होता है, ये सब भी ध्यान में रखना है। रही बात इनऑर्गेनिक की, तुम्हें NCERT ही पढ़नी पड़ेगी, उसे ही बार बार तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। निमोनिक की तरह उसे याद करने की कोशिश करो, कुछ ऑर्डर्स को, कुछ बेसिसिटी एसिडिटी के ऑर्डर्स को, उन्हें एक निमोनिक की तरह याद करने की कोशिश करो। अब आते हैं बायो पर। देखो बायो के लिए आई डोंट थिंक कि मेरे लिए शॉर्ट नोट्स काम करे थे। मैंने शॉर्ट नोट्स बना के देखा था, लेकिन वो मैं पूरी NCERT ही छाप रहा था। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पर सिर्फ और सिर्फ NCERT में जो तुमने हाईलाइट किया इंपॉर्टेंट चीज़ें, जो तुम बार बार भूल रहे हो, उन्हें ही बार बार तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। एंड फिर यू विल सी रिजल्ट्स ऑन योर सेल्फ कि तुम बार बार NCERT पढ़ोगे ना तो तुम्हें वो चीज़ें रिटेन होने लग जाएंगी, एंड फिर तुम आराम से उसे याद करके एग्जाम में कर पाओगे। बाकी अभी जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है एंड वो सिलेबस कंप्लीट कर ही रहे हैं, ट्राई करो हफ्ते में 1 या 2 टेस्ट तो तुम दो ही, क्यों, ताकि तुम्हें अपने यू गेट टू नो तुम कहाँ स्टैंड करते हो, तुम एक डिल्यूजन में ना जियो। उससे बार बार तुम अगर हर हफ्ते 2 टेस्ट एटलीस्ट दोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हें पता लगता रहेगा कि मेरा कितना सिलेबस हो चुका है, मैं कितना इफेक्टिवली पढ़ रहा हूँ। बाकी इस वीडियो में हमने बात की तुम्हें किस फ्रीक्वेंसी से टेस्ट देने चाहिए, किस मार्क्स वालों को कितने फ्रीक्वेंसी से टेस्ट देने चाहिए, ऑफलाइन या ऑनलाइन टेस्ट कौन से देने चाहिए पता लग गया तुम्हें, रफ वर्क कैसे करना है, OMR फिल के तुम्हें कैसे करनी है, तुम्हें ये भी पता लग गया कि टाइम मैनेज कैसे करना है, स्लीप शेड्यूल वाला टाइम क्या होना चाहिए तुम्हारा। हमने ये बात कर ली है एंड इस वीडियो के लिए यही था। बाकी अगर तुम्हारे कोई भी डाउट्स या क्वेरीज हैं तुम कमेंट बॉक्स में लिख दो या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, मैं जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। बाकी कीप हसलिंग एंड कीप स्टडिंग। गुड बाय।